extremely happy to bring before you the part 2 of the objective revision video. Part 1 आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए. 9 घंटे में ऑलमोस्ट 377 व्यूज आ चुके हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स एंड आई होप इससे आपकी काफी मदद हो जाएगी. तो सबसे पहले जो मैं पीपीटी बताना चाहूंगी, जिसमें ये हमने बताया है कि ये कैसे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है एंड किस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ये एक्सट्रीमली यूजफुल इंफॉर्मेशन में देना चाहूँगी. पीपीटी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले फिर एक बार आपको एक हाईलाइट करना चाहूँगी कि बोर्ड में किस तरह से 20 मार्क्स 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे. एक्सप्लेन टर्म्स और कॉन्सेप्ट 4 लिखने हैं, 2 मार्क्स ईच. ऑब्जेक्टिव टाइप समझ सकते हो एंड केस स्टडी. कुल मिलाकर 34 मार्क्स तो क्वाइट अ बिट ऑब्जेक्टिव टाइप पर है. हम देख सकते हैं इस बोर्ड पेपर में, आप देखिए 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स प्लस 8 मार्क्स के टर्म कॉन्सेप्ट प्लस 6 मार्क्स आपको चॉइस है टर्म्स और केस स्टडी में. तो इतने सारे मार्क्स जब ऑब्जेक्टिव्स पर है तो नेचुरली ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत जोर देना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. जो मैंने पार्ट 1 बनाया है और पार्ट 2 बनाया, अगर आप ये सारे देख लेते हो, आई गारंटी यू डियर स्टूडेंट्स दैट काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी चिंता करनी नहीं है. ये रिवीजन आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा. तो शुरू करते हैं. ऑब्जेक्टिव नंबर 41, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट 1 में 40 ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. खास बात है कि यहाँ मैंने सारे मिक्सअप रखे हैं ताकि आपको इससे बिल्कुल भी यू आर नॉट गोइंग टू बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो ये है अपना ऑब्जेक्टिव नंबर 41. अ पर्सन हु इज सेल्फ मोटिवेटेड, इनोवेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट आर वी टॉकिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक जो खुद नए आइडियाज लगाता है, खुद ही मोटिवेटेड है, किसी को उसे बोलने की जरूरत नहीं है, प्लस नई नई चीजें, इनोवेटर है. ये सारी बातें हैं, क्वालिटीज हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की. ठीक है, तो आंसर है ये सारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल को इकट्ठा करते हैं एंड इसका आंसर है एंटरप्रेन्योर, चैप्टर नंबर 3. बहुत कम मार्क्स हैं बट यस ऑब्जेक्टिव्स 3-4 इसमें से आएंगे. और एक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर वो होता है जो एम्प्लॉई है बट वो अपने आइडियाज लगाता है, इनोवेशन करता है. तो ये दूसरा एक ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है. आंसर है इंट्राप्रेन्योर. आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव नंबर 42, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर से है. देश के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेन करेंसी डॉलर्स कमाने हैं. क्यों, किसके लिए, किसकी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ. मतलब देश चलाने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं इकट्ठा कर सकता है, नेचुरली बिजनेसमैन ने भी उसमें हिस्सा लेना है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जैसे हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पिछले साल में ओमिटेड थे, इस साल आने के चांसेस हैं एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव नंबर 44, वेरी सिंपल. जिस वेयर हाउस में पेरिशेबल, जो चीजें खराब हो जाती है, जिनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह का वेयर हाउस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस. ठीक है. द नेक्स्ट वन, द स्टेप्स इन्वॉल्व ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. जो हमारा चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस, ई कॉमर्स के स्टेप्स का टॉपिक है. तो सबसे पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे, हमारे उस वेबसाइट पे जाके हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और लास्ट स्टेप है पेमेंट. ये पेमेंट के हिस्से में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेक्स्ट बुक में इस हिस्से को देख लीजिए. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 46 पे आ जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ डैश स्टेट्स दैट फेयर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल. तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं टॉपिक फर्स्ट चैप्टर की. सभी को एक समान ट्रीट करना है, ऑलराइट, सभी को इक्वल ट्रीट करना है. ये हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स का एक प्रिंसिपल है एंड इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ
इक्विटी, जैसे नाम है इक्विटी, सबको इक्वल रखना है, फेयर ट्रीटमेंट, याद हो गया सबको? जहां तक हो सके सारी चीजें याद करते जाओ। खास बात है आपको इसी टॉपिक के ऊपर समझो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे 1 मार्क का आंसर इन 1 सेंटेंस आ जाता है। 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन टर्म कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां भी आपके लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो सभी लोगों ने ध्यान से ये देखना है। कंटिन्यू करते हुए आप देखोगे कि हम जब भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वी आर ऑल्सो मेंशनिंग कौन से चैप्टर से ये टॉपिक आया हुआ है, प्लस हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो बने रहिए एंड वी विल सी हाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल इन स्कोरिंग मार्क्स फॉर यू। ऑब्जेक्टिव नंबर 47, dash means concentration of powers and authorities for a specific position. Okay, मतलब सारे पावर्स और अथॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर के हाथ में है। अब समझ लीजिए ये जब आपकी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है तो हो सकता है आपको इसका बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होगा कि भाई ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो आपको इसी से आइडिया आ जाना चाहिए कि ये बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें। हालांकि इस ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी वर्ड नहीं था प्रिंसिपल्स, फिर भी आपको समझना है, याद रखना है। 14 प्रिंसिपल्स शॉर्ट नोट के लिए सिर्फ 5 पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी आते हैं। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, बहुत कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, इसके साथ हमें कुछ डेलीगेशन भी करना है। तो ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है? सेंट्रलाइजेशन इज द आंसर। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन में ये बताया जाता है कि पावर्स आपको बैलेंस करने, कितना कंट्रोल हाथ में रखना है, कितना दूसरों को देना है, चैप्टर 1। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 48, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब देखो राइस, पल्सेस, हर चीज के ग्रेडिंग होता है, और ये जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो लास्ट चैप्टर मार्केटिंग में फंक्शन जो है ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। स्टैंडर्डाइजेशन माने एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, रिसर्च करके बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोडक्ट का। ग्रेडिंग खास तौर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 49, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो भी पूछो 100% सभी बच्चों को पता है आंसर है प्लानिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी और बेसिक फंक्शन, ठीक है? नेक्स्ट वन, वो कौन सी संस्था है? आंसर इन 1 वर्ड के लिए भी प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका कोई डेफिनेट कॉज है, एक कोई गोल से उनकी स्थापना की जाती है, तो ये संस्था वेलफेयर ऑफ पीपल। देखो कई बार आपको आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म विद द वेलफेयर ऑफ पीपल, ओके? तो भी आंसर है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लास्ट टॉपिक। अब समझो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 50, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ वर्कर्स, ओके? स्टाफ के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, उनके हक के लिए। देखो ट्रांसलेट करो तो बहुत ही आसान है, जो संस्था वर्कर्स के हक के लिए बनाई जाती है वो है ट्रेड यूनियन, करेक्ट? नेक्स्ट वन, डैश इज एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। तो आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में भी ये था। वो कौन सी एक्टिविटी है जिसका गोल, पर्पस, एम प्रॉफिट होता है? एंड आंसर इज डेफिनेटली बिजनेस, ओके? सी द नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं। वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैन इंश्योरेंस है जो कहता है दैट इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एक दूसरे पे उन्होंने पूरा भरोसा, कंप्लीट फेथ ऑन ईच अदर दिखाना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस 7 प्रिंसिपल्स हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, अटमोस्ट, पूरी तरह से गुड फेथ। किसी ने किसी से, ना इंश्योरर ने कुछ बात छुपानी है ना इंश्योर्ड ने। अगर इंश्योर्ड को कोई भी क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इंश्योरर को शायद अंधेरे में रखता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नंबर 54,
हु इज द बैंकर्स बैंक? इकोनॉमिक्स में भी आपने ये किया होगा। यहाँ हम देखो गलती से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखना है, आपको ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया पूछा तो आप क्या लिखोगे? रिजर्व बैंक। अगर ये हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? जनरल टर्म में, तो आंसर होगा आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को सारे बैंकर्स का बैंकर कहा जाता है। जैसे तुम्हारा मेरा बैंक अकाउंट हम बैंक में खोलते हैं, तो सारे बैंक्स के बैंकर कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वन, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। अब देखो ये आंसर इन वन वर्ड के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। सिंपल सा एक सिर्फ सेंटेंस दे देते हैं, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस। देखो इसका मतलब आपको इसको इस तरह से रीड करना, which are the duties and obligations which are directed towards the society. Okay, so ये जो आंसर है, चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आंसर होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमने 7 कैटेगरीज की बात ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बहुत सारी की हुई है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 53, कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट एजेंसी कौन सी है जो नेशनल लेवल पे काम करती है? आंसर है नेशनल कमीशन। देखो आपको पता ही होगा, पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हम चैप्टर की बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून के तहत एक 3 टायर सिस्टम बनाया। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ तक के केस ले जा सकते हो, स्टेट कमीशन 1 से 10 करोड़ के केस, और 10 से ज्यादा आप जाओगे नेशनल कमीशन में, ठीक है। तो ये वो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान में रखिए। सबसे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी कौन सी है? नेशनल कमीशन, ठीक है। द राइट ऑफ कंज्यूमर्स व्हिच अलाउज हिम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। फिर एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, उसमें से पॉइंट है कि जो कंज्यूमर अपना हक, ओके, व्यूज जता सकता है, विच इज दैट राइट? आंसर इज राइट टू बी हर्ड, ठीक है, राइट टू बी हर्ड। बोर्ड में ये काफी बार पूछा था, शायद इतनी बार पूछ चुके हैं तीनों पेपर में, तो शायद इस पेपर में आएगा कि नहीं डाउटफुल है। ऑब्जेक्टिव के लिए पक्का आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट सेज एनी वर्क should be divided into small parts। फिर एक बार फर्स्ट चैप्टर हेनरी फ्योर के 14 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल जो कहा जाता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। काम को डिवाइड करो, हर एक काम कोई एक पर्टिकुलर वर्कर करेगा। एक वर्कर अगर सारे काम करने जाएगा तो बहुत डिले होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज द principle we are talking about. Objective number 59, function of management which is directly related to humans, human resources। अब वो 6 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जिसमें ह्यूमंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है? आप देखिए, प्लानिंग में तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसेस सब देखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स तो सिर्फ एक हिस्सा है, प्लान, लेबर, कैपिटल सब देखना पड़ता है। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये 2 मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको इस चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन सिर्फ कर लो तो आप सॉर्टेड हो, आप इससे ऑब्जेक्टिव केस स्टडी सब कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर मुश्किल हो रहा है तो डिस्टिंक्शन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 60, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश साइंस। तो अब हम देखते हैं, ये बिजनेस एथिक्स टॉपिक आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है। एथिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स कई बार बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं, ये एथिक्स वाले इसकी वजह से 1 मार्क जा सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिए क्या अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ओके, इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। आगे बढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव नंबर 61, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज डैश मेंबर्स, ओके। अब फिर एक बार आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में टोटल 3 लोग होते हैं, 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स। स्टेट कमीशन में 5, 1 प्रेसिडेंट, 4 मेंबर्स। नेशनल कमीशन ऑल्सो 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स। तो ये आंसर सभी के लिए मैंने रिवाइज कराया है। डिस्टिंक्शन करोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। Dash refers to the process of putting together resources
एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसोर्सेज जमा करना, अभी अभी जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट फंक्शन कौन से, सेकंड मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हुए वो कौन सा कमीशन है जहां 10 करोड़ से ऊपर की कॉम्पेंसेशन क्लेम अमाउंट आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे जस्ट वी डिस्कस्ड इन द 61st और द प्रीवियस ऑब्जेक्टिव, नेशनल कमीशन में 10 करोड़ के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ के नीचे, 1 से 10 जाएगा स्टेट कमीशन। ठीक है, इसके एग्जैक्ट सेंटेंस इसी वर्ड्स जैसे यहाँ लिखा है वैसे लिखना है। डैश एंटरटेन्स कंप्लेंट्स where the value of goods and services paid as consideration। देखो ये बिल्कुल डिस्टिंक्शन में एग्जैक्टली सेम वर्ड्स हैं और इसी तरह से आपको डिस्टिंक्शन में लिखना है। आप लेस देन 1 करोड़ या मोर देन 1 करोड़ इस तरह मत लिखिए। वर्ड्स क्या है, डज नॉट एक्सीड। देखिए वर्ड्स इन दिस केस स्टेट कमीशन की बात करें इसलिए अमाउंट एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, स्टेट कमीशन होगा। ठीक है, 10 करोड़ के ऊपर जो कॉम्पेंसेशन कंसिडरेशन होगा वो जाएगा नेशनल कमीशन। 65 स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, एक एम्प्लॉई के मूवमेंट की हलन चलन, वो कितनी बार झुकता है, कितनी बार बेंड होता है, कितनी बार टर्न होता है, क्या चीजें उठानी पड़ती है, ये सारे मूवमेंट्स की स्टडी जब आप करते हो, ये काम पूरा करने में उसे कितनी बार मूवमेंट करना पड़ता है, कितनी बार तो इस स्टडी को टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेबलर ने बताया है कि ये स्टडी को क्या बोलेंगे, मोशन स्टडी। इसी तरह टाइम स्टडी भी किया जाता है कि एक काम करने में, एक्टिविटी कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम स्टडी बोलते हैं। फटीग स्टडी, एक एक्टिविटी पूरे करने में कितनी थकान लगती है। तो ऑल दीज आर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव नंबर 66 अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। देखो जैसे ये खास 3 टायर सिस्टम तो बना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको जो फैसला सुनाया गया आप खुश नहीं हो, आप जा सकते हो अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के फैसले से आपको खुशी नहीं है, आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन। एंड अगर आप नेशनल कमीशन से के वर्डिक्ट से आपको खुशी नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट, तो कहाँ जाएंगे आप, यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 67 मेंबरशिप टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन तीनों के लिए उन्होंने एज रेस्ट्रिक्शन दिया है। सभी में मेंबर 5 इयर्स तक काम कर सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मैक्सिमम एज इज 65 इयर्स। स्टेट कमीशन जो यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हो सामने 67 years or 5 years whichever is earlier, and national कमीशन के मेंबर्स 70 years तक मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो whichever is earlier, दोनों में से जो पहले हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 68 कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इज एन एग्जांपल ऑफ and dash working for consumer protection and education। तो ये कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में है। एक मैच द पेयर आता है, एक तरफ आता है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी, ऑपोजिट साइड पर आएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO। बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्टिव है, देखिए ध्यान रखिएगा। द टर्म मार्केट, लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। द टर्म मार्केट कौन सी भाषा से आया है, लैटिन। कौन से वर्ड से आया है, वर्ड है मर्केटस, एंड इसका मतलब क्या होता है, टू ट्रेड। ठीक है, तो ये तीनों चीजों याद रखो, किसी पर भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। द टर्म मार्केट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मर्केटस मीनिंग टू ट्रेड। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। द मार्केट्स व्हिच ऑपरेट बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। टाइप्स ऑफ मार्केट का टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, देख लीजिए। छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ऑल ऑफ दीज यू हैव टू डू, कमोडिटी मार्केट। तो ये इसी तरह ये एक ऑब्जेक्टिव कुछ एक दो जगह पर देखा गया है, जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर भाव फिक्स होते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है। वो अपने आप, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई भाव बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ गई तो भाव कम हो जाएंगे। तो डिमांड सप्लाई पे जो मार्केट चलती है उसको बोलेंगे अनरेगुलेटेड मार्केट। समझ में आया, अनरेगुलेटेड मार्केट। ठीक है,
तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, डिमांड सप्लाई वाला टॉपिक है। द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड ब्रांड्स आर नोन एज, ओके, व्हाट आर रजिस्टर्ड ब्रांड्स, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ट्रेडमार्क बोलते हैं उनको। कंसिडरेशन, जो एक इंश्योर्ड इंश्योरर को पैसे देता है, जिसके बदले में उसे गारंटी मिलती है, अश्योरेंस मिलता है कि तुम्हें कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अगर नुकसान हुआ तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इस कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? तो मतलब इन अदर वर्ड्स, इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इंश्योर्ड इंश्योरर को क्या पेमेंट करता है? प्रीमियम। जो पैसे हम देते हैं इंश्योरेंस के लिए उसको प्रीमियम कहा जाता है। ये एक मैंने अलग सा पूछा है, बोर्ड में आज तक पूछा नहीं है, बट हो सकता है आ जाए। इमर्जेंस ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसकी वजह से एक नए टाइप का मार्केट, ओके, टाइप्स ऑफ मार्केट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट जो है उसमें ये लास्ट टाइप है, जिसको बोलेंगे स्पेस कॉन्सेप्ट और डिजिटल मार्केट। ओके, स्पेस मार्केट और डिजिटल मार्केट, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है। नंबर 74 says a legal action initiated in the court of law। सिंपल है, सुनने में सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है। जब कोई केस कोर्ट में दर्ज होता है और वो केस, वो मैटर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का है, मतलब केस फाइल करने वाले का पर्सनल नुकसान नहीं हुआ है, बट वो जनरल पब्लिक के लिए कोर्ट में जाकर मदद मांग रहा है। हो सकता है कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, हो सकता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके लिए किसी ने कोर्ट में केस किया तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। द नेक्स्ट वन, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद मोरालिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वो कौन से नियम हैं जो बिजनेस में मॉरली काम करने के लिए आपको बोलते हैं? फिर एक बार थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान में रखिए, इसका आंसर है बिजनेस एथिक्स। वो कौन सी मोरालिटी अगर आ गया, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, ओके, सेट ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, ये सभी के आंसर्स हैं बिजनेस एथिक्स। Objective number 76, it is also known as rural tourism. Dash is also known as, दूसरा नाम है rural tourism। अब तक आपको आइडिया आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं हम? एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में शहरों के लोगों को, अर्बन रेसिडेंट्स को टूरिस्ट बनाकर गाँव में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के पास लेना, ऐसे एक्सपीरियंस करवाना, उसका नाम है that is what we call as agro tourism। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 77, लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। लाइफ इंश्योरेंस के कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले पॉलिसी लेना है, उसके बाद डैश एंड क्लेम। तो नेचुरली पॉलिसी लोगे और क्लेम करोगे, उसके बीच में क्या होगा? देयर हैज टू बी एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट है तो ये स्टेप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। आपको पता है, आपको एक क्वेश्चन है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो ऐसी चीजें मिक्सअप करके दी जाती है। जैसे आपको हाई कोर्ट जज दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट जज दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज दिया होगा, तो आपको कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज पहले आएगा, सेकंड होगा हाई कोर्ट जज एंड देन सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर का एक एग्जाम्पल मैंने इसी फिल इन द ब्लैंक में दिया हुआ है। नंबर 78, बिजनेस सर्विसेज आर डैश इन नेचर। देखो, बिजनेस सर्विसेज के एक आंसर है फीचर्स। शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में है, बट आप देखो वहां पे फीचर्स दिए हैं, जैसे बिजनेस सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, इनटेंजिबल है, इनसेपरेबल है, ओके, नॉन दे आर पेरिशेबल इन नेचर। तो ये चीजें इनमें से ना इंटेंजिबल कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, मैच द पेयर में आता है। एक तरफ होगा बिजनेस सर्विस, दूसरी तरफ इनटेंजिबल इन नेचर, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इनटेंजिबल। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। वन मोर यू हैव, वो कौन है? वन हु कंज्यूम्स, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है, कोई सर्विस का फायदा उठाता है, क्या बोलेंगे उसको? नथिंग बट अ कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो आपको वन सेंटेंस में भी इस तरह के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यूजफुल हो सकते हैं। Once again, I want to tell you about the last one. Principles of Dash says members should receive orders. वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि एक बॉस ने ऑर्डर्स देने चाहिए? मल्टीपल लोग अगर एम्प्लॉई को कमांड देंगे, ऑर्डर्स देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड।
So dear students, this is the objectives that are important. मैंने already एक वीडियो बनाया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट OCM क्वेश्चंस का। उसी में ये स्लाइड भी है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ऑब्जेक्टिव रिवीजन के भी लिंक्स डालूंगी। हर चैप्टर का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सारे चैप्टर्स का। ओमिटेड पोर्शन भले ना हो उसमें, डोंट वरी, आप जो वहां पर है वो देख लीजिए, काफी है ऑलरेडी। ये जो 80 ऑब्जेक्टिव्स है स्टूडेंट्स, वो बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आप कोई भी पोर्ट पेपर उठा के देख लो, आपको उसके आंसर्स इसमें से मिल जाने के 95% चांसेस है। तो ये 80 ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से कर लो। कहाँ काम आएंगे? ऑब्जेक्टिव्स में, एक्सप्लेन टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट में, केस स्टडी में, प्लस हर आंसर में आपको इंट्रोडक्शन में भी तो ये सेंटेंस जरूर काम आएंगे। तो आई होप दैट मेरी ये सारी मेहनत का आप बहुत बहुत फायदा उठाओगे। इट्स रियली वेरी हार्ट वार्मिंग आपके मैसेजेस, कमेंट्स देखते हुए, जो व्यूज मिल रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। तो आई एम रियली रियली वेरी मोटिवेटेड कि और भी कुछ बना दूं, और भी कुछ रिविजन करवा दूं। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 4 चैप्टर्स के हैं। इसी तरह आपके बाकी के चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8 के इम्पोर्टेंट टर्म कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टार मार्क किए हैं, वो बोर्ड में काफी बार पूछा हुआ है। इसके अलावा भी, बिकॉज ये नए टाइप का क्वेश्चन है, हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं रेफर करने के लिए, तो हमने कुछ और सैंपल्स डाले हुए हैं। हालांकि बोर्ड में आपको 6 में से कोई भी 4 करना है, तो अगर आप स्टार मार्क वाले भी कर लेते हो तो बहुत मोर देन इनफ होगा। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल सेफ रहोगे। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरे YouTube चैनल अल्पा दोषी पर बहुत अलग तरह के रिवीजन वीडियोस लगे हैं। एग्जाम्स बिल्कुल पास है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कौन से वीडियोस हैं जो आपने खास इस एग्जाम के पहले देख लेने चाहिए। जैसे कि अभी अभी मैंने जस्टिफाई के इम्पोर्टेंस 6 जस्टिफाई जिसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में नहीं है वो डाला हुआ है आपको। अब इसके बाद मैं डिस्टिंक्शन का वीडियो डालूंगी। इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पर आपको मेरे YouTube चैनल पर 8 चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जिसमें डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन बैंक शायद आप छोड़ दीजिए। केस स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। अभी अभी एक बच्चे ने कमेंट डाला हुआ है कि पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, अब क्या होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, ऑब्जेक्टिव का वीडियो करो, जस्टिफाई का वीडियो करो, डिस्टिंक्शन का वीडियो करो, केस स्टडी का रिविजन वीडियो करो। ट्रस्ट मी, इतने से काफी हो जाएगा आपका। जो बच्चे सारे पोर्शन कर रहे हैं, जिनको अभी जब पढ़ते समय ऐसे लग रहा है कि ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे 4 लाइव YouTube रिवीजन लेक्चर्स, YouTube पर आपको ऊपर कैप्शन दिखेगा होम, और उसमें आपको जाना है लाइव के ऊपर क्लिक करो। लाइव के ऊपर 2-2 घंटे के 4 वीडियोस मिलेंगे। जो 1 घंटे 45 मिनट्स वाला है वो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का है, उसके ऊपर वाला चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का है। तो इस तरह से सारे 8 चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में, इम्पोर्टेंट वाली बात। देखो उसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है, बट इट्स फाइन, डोंट वरी। आप सिर्फ उतना देख लो कि मीनिंग समझ लो। एक बार सुन लोगे तो जब आंसर पढ़ने बैठोगे तो अच्छा याद हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड अगर कुछ भी मैं आपके लिए खास ऐसी जो चीजें हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं तुरंत आपको उसकी क्वेरी सॉल्व करूंगी। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। OCM एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप 70 और 75 मार्क्स के ऊपर कोर्स क्रॉस कर सको, इसीलिए सारी कोशिश कर रही हूँ। एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू गोइंग टू बी वेरी वेरी हाईली बेनिफिट। चाहे आपको 75 क्रॉस करना है तो भी आपको ये सारे वीडियोस रिवीजन के लिए देखने चाहिए, चाहे आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत ही शॉर्टकट बनाकर, इजी बनाकर मैंने चीजें डाली हुई है। केस स्टडी कर लो, जस्टिफाई कर लो, एंड डिस्टिंक्शन का जो मैं वीडियो डालूंगी, एंड ये ऑब्जेक्टिव के रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2 सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट मी, याद करोगे मुझे बहुत ज्यादा काम आएगा। सो